तो सोनाली जी बोकारो चिन्मय विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और 14 वर्षों से विद्यालय की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में वह 9 और 10 के कक्षाओं में इतिहास और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हैं। वे स्कूल के लिए इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड की समन्वयक भी रही हैं। वह वर्तमान में 7 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 7 से 10 क्लास तक सीवीपी समिति के समन्वयक हैं और गतिविधि प्रभारी भी हैं। और हमने जब उनसे पूछा कि वो कर पाएंगे कि नहीं ये, तो तुरंत उन्होंने हाँ कह दिया। तो हम उनको इसी बात के लिए धन्यवाद भी करते हैं। थैंक यू सो मच सोनाली जी एंड वेलकम। वे आपको शारीरिक विकास के बारे में समझाएंगे। तो पहले मैं एक छोटा सा प्रेयर से स्टार्ट करती हूँ। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं परम आदरणीय जानकी अम्मा जी, श्री विश्वव्रत मुखोपाध्याय सर और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं अपना ये जो सत्र है फिजिकल डेवलपमेंट का, ये मैं कहानी से शुरू करना चाहूंगी। तो क्योंकि हम बचपन से कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं और चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, हमें कहानी बहुत अच्छी लगती है। तो ये कहानी एक व्यक्ति की है जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल निराश हो चुका था और वो अपनी जिंदगी को वो सोच लिया था कि उसे अब जिंदगी में पाने के लिए कुछ नहीं बचा और वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मतलब वो जंगल की तरफ जा रहा था। तो अचानक उनके सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनसे ये प्रश्न किया। भगवान दूसरे रूप में उनके सामने आए और भगवान ने उनसे ये प्रश्न किया कि क्या बात है, तुम अपनी जिंदगी को क्यों जा रहे हो इस तरह से, क्यों उब चुके हो अपनी जिंदगी से, क्यों निराश हो चुके हो। तो उन्होंने कहा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं, मेरी नौकरी चली गई है, मेरे परिवार के कोई नहीं है, मेरे पास अब कोई भी ऐसी कीमती चीज नहीं है जिसके लिए मैं जी सकूं। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारे पास एक ऐसी कीमती चीज है जो करोड़ों में उसकी गिनती हो सकती है। तो उन्होंने कहा, नहीं आप क्या कह रहे हो, करोड़ों में गिनती होने वाली चीज, ऐसी कौन सी चीज है। तो भगवान ने कहा, तो ठीक है, मैं नीलाम लगाता हूँ उस करोड़ों की चीज, तो मुझे दे दोगे। तो वो कहा, है ही नहीं तो मैं दूं कैसे, मतलब पहले तो तुम मेरी बात तो सुनो। तो फिर प्रभु ने कहा कि देखो तुम्हारे पास 2 आंख है, तो एक आंख मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, नो, नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है, तुम किडनी दे दो अपनी, मैं 50 लाख रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ उसके इसमें। तो उसने कहा, नहीं। तो ठीक है, एक हाथी दे दो भाई, 1 लाख मतलब 5 लाख की। तो उसने कहा, नहीं मैं हाथ भी नहीं दे सकता। तो ठीक है, एक उंगली ही दे दो 20,000 की। तो उसने उससे भी इनकार कर दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम जो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी अमानत नहीं है जिसकी वजह से तुम बिल्कुल निराश हो चुके थे, तो भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा अमानत वो है तुम्हारा शरीर। इससे सुंदर तोहफा भगवान का एक मनुष्य के लिए और क्या हो सकता है। तो यही है आज का विषय, शारीरिक विकास। तो मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि शारीरिक विकास के बारे में आप क्या समझते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि शारीरिक विकास क्या है, तो आप क्या बोलेंगे। प्लीज मुझे उत्तर दे दीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा हो, बेझिझक आप कहिए कि शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं। योगी रहना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कोई अगर कहना चाहे तो। मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, मैं एक शिक्षिका ही हूँ, तो जो आप है वो मैं भी हूँ, तो कोई बात नहीं, हम आपस में बातचीत ही कर रहे हैं। तो आप बेझिझक कहिए कि आप शारीरिक, हाँ, और जो आपके मन में आ रहा हो इस वक्त।
स्वस्थ शरीर के लिए जो हाँ भी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्वस्थ शरीर, हाँ स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो सब शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आती है। हाँ 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 बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, ये जो हमारा चिन्मया विजन प्रोग्राम है, इसमें शारीरिक विकास एक बहुत ही व्याप्त इसकी परिभाषा होती है। इसकी परिभाषा बहुत व्याप्त है। यहाँ जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं ना, तो उसमें उसके अंतर्गत हम शारीरिक फिटनेस की बात करते हैं। मतलब हमारी फिजिकल फिटनेस कैसी हो, हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे परिजनों की, सबकी। क्योंकि चिन्मया विजन प्रोग्राम सिर्फ हमारे स्कूल में ही केंद्रित नहीं है, वो पहले हमारे अंदर है, फिर हमारे परिवार के साथ है, और फिर हम उसी सोसाइटी को दे रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमारी शारीरिक फिटनेस की बात आएगी। हम अपने शरीर के आसनों की बात हम करेंगे उसमें, हमारी पोषण, हमारी स्वच्छता और हमारी शारीरिक सौंदर्य, यहाँ तक कि स्वास्थ्य शिक्षा भी इसके अंतर्गत आती है। तो शारीरिक शिक्षा मतलब शारीरिक विकास की जो परिभाषा है वो बहुत व्यापक है। किसी को भी कोई कुछ इसमें और कुछ डाउट है जहां तक हमने कहा? नहीं। अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो उसमें हम शारीरिक फिटनेस और उसके अंतर्गत शरीर के आसन, पोषण, स्वच्छता, शारीरिक सौंदर्य, यहाँ तक कि स्वास्थ्य शिक्षा भी उसके अंतर्गत हम उसकी चर्चा करते हैं, उसके विचार रखते हैं। तो शुरू किया जाए। हाँ, तो ये मैंने बस एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पे लिखी है। शरीर धर्म की पूर्ति का साधन है, हम सभी जानते हैं, और अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा, इसके प्रति जागरूकता और अनुशासन, ये सब मिलकर शारीरिक शिक्षा मतलब शारीरिक विकास का अंग है। और ये बच्चे की शिक्षा का सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब हम शरीर से विकसित होंगे तो हम मानसिक रूप से विकसित होंगे, और हमारे बाकी विकास भी उसी तरह से, हमारे हर पर्सनैलिटी का ग्रोथ उसी से होगा। नेक्स्ट। तो अब मैंने आपको एक चित्र दिखाया यहाँ पर, एक उसमें आप देख रहे होंगे कि एक तरफ कुछ घरेलू काम हाथ से किए जा रहे हैं और एक तरफ कुछ घरेलू काम मशीन के द्वारा किए जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे दादी या हमारे परदादी लोग हम लोगों से ज्यादा फिट हुआ करती थी, ऐसा क्यों? क्योंकि हाथ से काम करती, शरीर से। हाँ, वो शरीर से काम करती, शारीरिक श्रम करती, शारीरिक श्रम देती हैं, और वो बिना थके काम करती थी, बिना रुके काम करती थी, घंटों कर देती थी। लेकिन आजकल मशीनों पे इतना ज्यादा निर्भर हो चुके हैं कि हमारी शारीरिक फिटनेस बिल्कुल कम होती जा रही है। हम बहुत जल्दी थक जाने लगे हैं। थोड़ी सी मतलब अगर किसी दिन हमारा क्लास थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो हमें लगता है कि बाप रे, अब हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब हमारे टीचर्स के साथ नहीं है, यहाँ तक कि आजकल के बच्चे में भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उनकी शारीरिक फिटनेस धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि बच्चे खेल नहीं रहे हैं, बच्चे खेल कम रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो मशीनों के द्वारा एंटरटेनमेंट पे निर्भर हो रहे हैं। उनको वीडियो गेम्स अच्छी लगती है, उनको टीवी देखना पसंद करते हैं, वो मोबाइल पे निर्भर हो रहे हैं। तो ये इसीलिए शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने के लिए हमें सबसे प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वे खेल कूद में हिस्सा लें, ठीक है। जिम्नास्टिक जैसे अगर पॉसिबल है, जहां भी ये हो सकता है, जिम्नास्टिक सिखाना बच्चों को, या व्यायाम। आजकल तो व्यायाम, पहले तो हम लोग देखते थे कि खास करके आपके यूपी वगैरह में तो अखाड़े बहुत सारे हैं जहां पे व्यायाम, अभी भी, अब मैं बनारस गई थी तो मैंने देखा
कि वहां पे कुश्ती की मतलब, तो वो भी एक तरह का मतलब आर्ट है, जिसकी वजह से फिजिकल फिटनेस वगैरह बच्चों में बढ़ सकती है। तो बहुत सारे ऐसे खेल को, जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट्स, कराटे हम बच्चों को सिखा सकते हैं जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब अपने अपने साथ पेन और पेंसिल लेकर बैठे हो। पेन या पेपर कुछ तो लेकर हैं आप लोग? तो क्या आप सब इस गेम्स के लिए तैयार हैं? अभी हम एक एक्टिविटी करना चाहेंगे, आप सब मेरे साथ। ओके मैम। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और उन सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में देने हैं। ठीक है, हाँ या ना में आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल, ठीक है, लगभग 25 सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे हफ्ते में कम से कम 5 दिन 6 से 8 घंटे की नींद मिलती है, हाँ या ना? हाँ। दूसरा, हाँ। नहीं आपको बोलना नहीं है, आप बस लिखिए, हाँ लिखिए। आपने 2 कॉलम बना लीजिए, एक तरफ हाँ एक तरफ ना। ठीक है, मैं रोज 8 से 10 गिलास पानी पीता हूं। दूसरा सवाल, सीढ़ियों की 2 उड़ानों पर चढ़ने के बाद मैं पंत नहीं करता, मैं हाफता नहीं, मतलब कि। चौथा, मैं आराम से अपने घुटने झुकने के बिना मेरे उंगलियों को छू सकता हूं। मैं बिना मतलब झुक कर मैं आराम से अपनी उंगलियों को छू सकता हूं। फिर उसके बाद वाला सवाल, मेरा बीएमआई मूल्य सामान्य सीमा में है, मतलब मेरा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो सामान्य है, मेरी हाइट के हिसाब से मेरी वजन भी है। उसके बाद वाला सवाल जो है, मेरा ब्लड शुगर लेवल सामान्य है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता है ना कि हमें शुगर पकड़ ली है। तो खैर, इसमें जो भी आपको लगे वो आपके मन में जैसा विचार आए आप वैसे उत्तर दीजिए। ठीक है, मेरा लिपिड प्रोफाइल सामान्य सीमा के भीतर है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह। मेरी कमर का आकार सुरक्षित रेंज में है, मतलब मेरी तोंद नहीं निकली हुई है। ठीक है, फल मेरे दैनिक आहार का एक हिस्सा है, मैं हर दिन एक फल जरूर लेती हूँ या लेता हूँ। सलाद मेरे दैनिक आहार का एक हिस्सा है, तो मैं सलाद लेती हूँ या लेता हूँ, जो भी। मुझे ज्यादा जोर नहीं मिलता, कोई भी काम के लिए मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं मिलता, मैं आराम से उस काम को कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मैं सप्ताह में कम से कम एक बार बाहरी गतिविधियों के संलग्न में हूँ, आउटडोर में जाता हूँ सप्ताह में एक बार। मुझे अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय मिलता है। 14वां सवाल, मुझे आमतौर पर कठोरता, दर्द या दर्द की शिकायत नहीं होती। अब मैं 15वां सवाल बोल रही हूँ, मुझे सो जाने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं आराम से 5 पुशअप कर सकती हूँ, मैं आराम से 5 पुशअप कर सकती हूँ। फिर मैं सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं खाता हूँ। ठीक है, फिर एक दिन मैं 8 घंटे से भी कम समय बिताता हूँ। फिर मैं 15 मिनट के लिए सीधे मेरी पीठ के साथ पार पैर बैठ सकता हूँ, पीठ के साथ पार पैर 15 मिनट के लिए। मैं आसानी से, मुझे थकान नहीं महसूस होती है। फिर 21वां सवाल, मैं प्रार्थना, ध्यान आदि के माध्यम से अपने मन को शांत करने के लिए एक दिन में कम से कम 10 मिनट खर्च करती हूँ। फिर 22वां, किसी भी पुरानी बीमारी से पीड़ित नहीं हूं मैं।
फिर मैं सप्ताह में कम से कम एक बार मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न हूं। फिर फ्रोजन फूड या गरम या फास्ट फूड मेरे नियमित आहार का हिस्सा नहीं है। मैं नियमित अंतराल पर दिन में 3 बार भोजन खाती हूँ। ये मेरा अंतिम सवाल था। अब आप सभी सवालों का उत्तर हाँ या ना में दिया होगा। तो आप अपने सारे हाँ को गिन लीजिए और अपने सारे ना को भी गिन लीजिए, तो मतलब जितनी जल्दी हो सके। क्या आप सबने गिन लिया हाँ या ना को? हाँ जी। हाँ। तो अब मैं आपको इसका स्कोर बोर्ड दिखाती हूँ, आप जरा चेक करें। अगर किसी को 20 से 25 के अंदर हाँ में उत्तर आया हो, 20 या 25 के अंदर में, तो वो बहुत ही अच्छे ओहदे पर हैं, बहुत ही अच्छे ओहदे पर हैं। 15 से 19 के बीच कुछ बुरा, ज्यादा बुरा नहीं है, आपने बाजी मार ली है। 10 से 14 हाँ, आपको थोड़ी सी अनुशासन की जरूरत है, मतलब आपको अपने जीवन शैली में थोड़ी परिवर्तन लानी पड़ेगी। और अगर किसी को 0 से 9 के बीच में उनका स्कोर आया हो, तो उन्हें अभी तुरंत जॉगिंग, रनिंग सब शुरू करना पड़ेगा। तो कितने लोगों को 20 या 25 के बीच में आया, क्या मैं जान सकती हूँ? मेरा तो 20 आया है भाई। वाह, बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा सर, 17 मिला मैम, 17। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। तो ठीक है, तो अब मैं आपको एक और स्लाइड दिखाती हूँ कि जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। हाँ, ये अंग्रेजी में है, फिर भी ये नॉर्मल है तो सभी को आसानी से समझ में आएगी। ये एक्चुअली बता रहा है कि जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसकी औसत क्या है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो आईज का प्रॉब्लम होता है, फिर यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी इलनेस की भी मतलब औसत काफी ज्यादा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये सारी डिजीजेस में से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो आजकल के बच्चों में सबसे ज्यादा पाई जा रही है। क्योंकि एक तो हम हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम मतलब उस तरह से अपने आप, मतलब हम बहुत ज्यादा बाहरी खानों से, बाहर के खानों पे डिपेंड हो गए हैं, और हमारी जीवन शैली बिल्कुल चेंज हो गई है। तो जिस वजह से बच्चे सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिसके वजह से वो फिजिकली भी अनफिट हो जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको योगा और एक्सरसाइज जैसे चीजों में प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा खेल और कूद में भाग ले, तो इससे उनकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी। ठीक है, एक तो आजकल बच्चे घर में भी बंद हैं, तो ये पीटी, खेल कूद, योगा, ये सब उनके दैनिक जीवन शैली की हिस्सा उनको बनाना होगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा फिजिकल फिटनेस, जो कि इस सत्र के
पहले भाग का पहला पहल था। अब हम दूसरे चरण में जाते हैं। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ। आप सभी इसे हाँ तो तो ये वीडियो आप सभी ने देखा, तो इसमें आपने क्या महसूस किया? ये एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है महाभारत के, आप तो पहचान ही रहे होंगे। हाँ जी मैम। हाँ, तो इसमें आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? मैम दिस इज आरती मिश्रा। हाँ हाँ मैम वीडियो के माध्यम से हम लोगों को एकाग्रता के विषय में दिखाया गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और इसमें हमने देखा कि अर्जुन ने अपने दृष्टि को एकाग्र मतलब अपने दृष्टि क्या है, वो एक इंद्रिय मतलब इंद्रिया है, तो उसको उन्होंने संवेदनशील बनाया और अपने लक्ष्य को उन्होंने सिद्ध किया। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। आज अभी तो गर्मी के मौसम है, तो ये जो बोली है कोयल की, ये अभी हम बहुत काफी सुन रहे हैं। तो इसमें इससे क्या पता चला, इस वीडियो से आपको क्या पता चला, क्या आपने महसूस किया? देखिए, पहले वीडियो में जो अर्जुन की दृष्टि थी वो आंखों की क्रियाओं के बारे में बता रही थी, और ये जो हम कोयल की आवाज सुन रहे हैं ये हमारे कानों की क्रियाओं के बारे में बता रही है। हाँ, तो हमारे पास 5 इंद्रियाएं हैं। हाँ,
एक हमारी जिस सुनते हैं, जिससे हम देखते हैं, जिससे हम महसूस करते हैं, जिससे घ्राण लेते हैं, और जिससे हम स्वाद, जिसके द्वारा हम स्वाद या अपनी रसना की तृप्ति करते हैं। तो इन पांचों इंद्रियों को हमें संवेदनशील बनाना होगा। हाँ, क्योंकि हम जो सुनते हैं हम वही बोलते हैं। एक मिनट, लाइट चली गई है थोड़ी सी, प्लीज। तो हमें अच्छी सुनने की आदत डालनी होगी। हमारे बच्चों को ये सिखाना होगा कि वो सही चीज को सुने, सही चीज को देखे, और वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरह के भोजन को खा रहे हैं, उसका स्वाद वो अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो अगर हम बच्चों को ये सब सिखाएंगे तो उनसे उनका ध्यान विकसित होगा और उनकी अवलोकन की क्षमता बढ़ेगी, वो सतर्क होंगे। तो इंद्रियों को संवेदनशील बनाना, ये एक दूसरा पहलू हुआ फिजिकल डेवलपमेंट का। पहला था फिजिकल फिटनेस और दूसरा हुआ इंद्रियों को संवेदनशील बनाना। इससे बच्चों में सतर्कता आएगी, बच्चे की अवलोकन की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो अब हम दूसरे में जाते हैं, दूसरे स्लाइड्स में जाते हैं। उसके बाद एक मिनट, यहाँ लाइट चली गई है थोड़ी सी, एक मिनट मैम। हाँ, उसके बाद एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर में ना ये दूसरा स्लाइड अभी आ नहीं रहा। एक मिनट प्लीज। ये शेयर क्यों नहीं हो रहा है दूसरा वन? हाँ, अब हम आ गए हैं तीसरे पहलू में। तो ये भी आप थोड़ा सा देखिए इसको चलो।
हाँ, तो अभी मैंने आपको 2 ऐसे वीडियोस दिखाए, तो जिसमें आपने पहले वीडियो में आपने क्या नोटिस किया? पहला जो वीडियो था उसमें आपने क्या नोटिस किया? अरे मैम, इसमें ये दिखाया गया मूक अभिनय के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को उसने बताया। हाँ, अपनी अभिव्यक्ति को हम प्रकाश करते हैं। हाँ, मूक द्वारा बिना बोले उसको दर्शाने की बिना कोशिश बोले उसकी प्रकाश करते हैं। हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और दूसरे में आपने देखा होगा कि एक धुन को सुनकर कैसे लोगों की प्रतिक्रियाएं हो रही थी, और जब वो धुन बदल गया, जब वो धुन थोड़े जोर से जब वो धीमे था तो लोग बिल्कुल अलग दुनिया में थे, और जब वो धुन बदल गया तो सब जाग उठे और सबने उसकी अलग तरीके से उसका स्वागत करने लगे उस धुन का। तो ये होता है शारीरिक अभिव्यक्ति, और बच्चों के अंदर शारीरिक अभिव्यक्ति की क्षमता हम बड़ों से कई गुना ज्यादा रहती है, क्योंकि वो अपने अंदर की खुशी को महसूस कर सकते हैं और उसे व्यक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि वो खुले। और तो हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ बच्चों को अगर आप देखिए कि वो गुमसुम बैठे हुए हैं, तो हमें उन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, क्योंकि हमें बच्चों को खुले में अभिव्यक्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो ये भी शारीरिक विकास है, शारीरिक अभिव्यक्ति भी एक तरह से शारीरिक विकास है। हाँ, किसी भी माध्यम से हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें हम योगा करा के कर सकते हैं, उन्हें हम डांस में पार्टिसिपेट करा के करा सकते हैं, कोई भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चे अपने अंदर की भावनाओं को बिना बोले अभिव्यक्त कर सकें। हम चित्रकारी के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, किसी भी तरीके से। हाँ, क्योंकि बच्चे इसको करने में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनके अंदर इसकी क्षमता हमारे से कई गुना ज्यादा होती है, तो हमें उनको सिर्फ प्रोत्साहित करना है। हाँ, हमें उनको रोकना नहीं है। अगर कोई बच्चा हंस के कुछ बोले या किसी भी तरीके से वो हमें कुछ कहना चाहे, आप देखेंगे छोटे बच्चे, मैंने देखा है छोटे बच्चे अपने टीचर्स की मतलब साड़ी वगैरह खींच के बात करते हैं, टीचर के पास जाके खींचते हैं। हाँ, तो वो भी उनकी एक अभिव्यक्ति है, मतलब वो चाहते हैं कि मैं अपनी मैम के कितने करीब चली जाऊं कि मैम मेरी बात सुन ले। हाँ, हमारे जो बड़े बच्चे हैं वो भी बहुत तरीके से अपने भावनाओं को हमारे पास उनके शरीर की भाषा देखकर, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, वो हम समझ सकते हैं कि वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है। हाँ, तो ये एक शारीरिक अभिव्यक्ति, जैसे अगर आप किसी के भी चप्पलों को आप नोटिस कीजिए, अगर मान लीजिए कि दाएं चप्पल की सोल बहुत ज्यादा घिस गई है और बाईं वाली की उतनी नहीं घिसी हुई है, तो उसका मतलब उस व्यक्ति के चलने में कहीं ना कोई ऐसी
मतलब वो इस तरीके से चलता है कि वो अपने दाएं वाले पांव को ज्यादा प्रेशर देता है और बाएं को कम देता है, तभी उसके दाएं वाले सोल ज्यादा घिसी है और ये वाली कम घिसी है। तो ये हो गया बॉडी लैंग्वेज। तो तीसरा पहलू हो गया शारीरिक अभिव्यक्ति। तो हमने शुरू किया था कहाँ से? शारीरिक फिजिकल फिटनेस, और फिर हमने देखा कि हम अपने सारे इंद्रियों को कैसे संवेदनशील बना सकते हैं, और उसके बाद तीसरा जो हुआ वो हुआ शारीरिक अभिव्यक्ति। ठीक है, अब मैं आपको एक चित्र दिखाती हूं। अब इन दोनों चित्रों में, इन दोनों को अगर आप तुलना करें तो आप क्या उत्तर देंगे? आप आप सभी ये दो चित्र देख रहे होंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, थोड़ा अगर जल्दी मैम। मैम, एक तरफ हेल्दी फूड रखा हुआ है और दूसरी तरफ अनहेल्दी। हाँ, एक जगह हेल्दी फूड रखा हुआ है और दूसरी जगह अनहेल्दी। अनहेल्दी। तो आजकल के बच्चों में अगर हम आपसे पूछे कि बीमारियों की सबसे मुख्य वजह क्या है? अनहेल्दी फूड मैम। हाँ, क्योंकि वो पौष्टिक भोजन में रुचि नहीं रखते हैं। कहीं भी जाए वो पिज्जा बर्गर उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मेरे पड़ोस में एक छोटी सी लड़की रहती है, तो वो एक बार मेरे साथ मंदिर में गई, वहां भोग दिया जा रहा था। तो भोग में जनरली खिचड़ी दी जाती है। तो उसने मेरे को कहा कि आंटी, भोग में भगवान कितना अच्छा होता अगर भगवान को पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा लगता, तो ही प्रसाद के तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा ही मिलता। तो मैंने देखा कि आप उस बच्चे की सोच देखिए, हमारे आजकल के बच्चों की सोच में कैसी परिवर्तन आ रहे हैं कि वो, तो ये अगर इस तरह के अपुष्टिकर खाना अगर हमारे बच्चे खाते रहे तो कल को हमारे आने वाले पीढ़ी में हम कोई भी हेल्दी बच्चे हमारे मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा चरण कि हमें पौष्टिक भोजन में बच्चों की रुचि बढ़ानी है। हाँ, और ये भी ध्यान देना है कि उनका आहार जो वो संतुलित हो, चाहे सादा ही हो, सादा भोजन लेकिन संतुलित हो, क्योंकि संतुलित आहार लेने से बच्चे सरल रहते हैं, उनकी मानसिकता सरल होती है, वो स्वस्थ रहते हैं। और संतुलित आहार हमेशा स्वादिष्ट भी होती है, क्योंकि उसमें हर चीज मिलती है आपको, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, हर चीज आपको पर्याप्त मिलती है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि उनका आहार संतुलित हो और उन्हें शाकाहारी भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि शाकाहारी, देखिए आज अभी के कोविड मतलब कोविड अगर स्टेटस देखा जाए तो उसमें ये कुछ महीने पहले ये आया था कि जो जितने लोग ने शाकाहारी भोजन जो करते हैं वो कोविड से कम अफेक्टेड हो रहे हैं। तो शाकाहारी भोजन हमारे बच्चों को ये सिखाना होगा, क्योंकि शाकाहारी भोजन दीर्घायु बनाएगी, उसमें शुद्धता आती है। तो अगर भोजन शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, और साथ में उससे शक्ति भी बहुत ज्यादा मिलती है। वो स्वस्थ रहेंगे, साथ साथ वो खुश रहेंगे और हंसमुख बनेंगे। तो यही है पोषण। पोषण में बच्चों को यही बतानी है कि वो शाकाहारी भोजन ले और संतुलित आहार करें, और अपने आप को ये कुरकुरे, चिप्स और वगैरह जितने भी बाहरी खाद्य हैं उनसे परहेज करें। खास करके अभी के सिचुएशन में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, अब हम भोजन की बात कर रहे हैं, तो भोजन में तो सौंदर्य शास्त्र अवश्य आएगा। ठीक है, तो भोजन
जहां बनेगी, जो रसोई में बनेगी, ये हमें देखना होगा कि वो रसोई साफ और सुथरी रहे। हम बच्चों से पूछ सकते हैं, हाँ, उनसे कभी कभी अगर हम बातों बातों में उनसे पूछ भी सकते हैं तो बताएंगे। तो उन्हें हमें ये सब सिखाना होगा कि भोजन जहाँ बने वो साफ और स्वच्छ वातावरण में बने। फिर हर एक फल सब्जी जो भी जैसे मतलब जो भी भोजन बनने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो साफ पानी से धुली होनी चाहिए। हमारी एक संस्कृति होती थी कि हम चप्पल बिना पहने रसोई घर में जाते थे। आजकल तो लोग चप्पल पहन के चले जाते हैं। हाँ, फिर भी अगर आपको चप्पल पहन के जानी भी है तो वो चप्पल अलग हो, रसोई की चप्पल अलग रखनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि वो हमें बीमारियों से भी बचाएगी, वो कीटाणु लेके रसोई के अंदर नहीं जाएगी। और खाना, कोई भी पकवान प्यार से बनना चाहिए, क्योंकि जो पकवान प्यार से बनता है वो स्वादिष्ट होता है। ठीक है, फिर हम उसे कैसे परोस रहे हैं। हाँ, आप देखे होंगे, आप उस रेस्टोरेंट में जाना ज्यादा पसंद करते होंगे जहां कोई भी प्लेट को बहुत अच्छे से परोसा जाए। आप घर में भी जाते होंगे तो आपको जो थाली भोजन की आपके सामने परोसी गई हो वो बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग कटोरी में अलग अलग पकवान हो, ये नहीं कि सब एक साथ डाल दिया गया और एक साथ खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, जब हम अच्छे से सर्व करते हैं और बर्तन भी वो जिसमें हम परोस रहे हैं वो बर्तन भी साफ हो, थाली ग्लास कटोरी जो भी है, तो ये सब चीजें, ये सब जो नैतिक मूल्य है भोजन के सौंदर्य के बारे में, ये हमारे बच्चों को बतानी पड़ेगी। फिर एक बहुत अमूल्य मतलब ये हमारी संस्कृति की है कि हम खाने से पहले प्रेयर करें। हमारे चिन्मय विद्यालय की मतलब इसके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि हम खा लें। हमारे स्कूल में हर मील के पहले, मतलब लंच के पहले या टिफिन के पहले ब्रह्म अर्पणम की प्रेयर्स जरूर होती है। तो ये सब हमारे बच्चों को बोलना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि पहले भगवान को निवेदन किया जाता है अन्न को, उसके बाद उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर हम किस तरीके से खा रहे हैं, ये आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा मतलब ये चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखेंगे बच्चे, या बच्चे क्या बड़े भी, हम सिर्फ बच्चों को क्यों बोले, हम खुद भी कभी कभी लिविंग रूम में टीवी देखते हुए खा रहे हैं, मोबाइल से बात करते हुए खा रहे हैं, बेड पर सोते हुए खा रहे हैं। तो ये अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे यही सीखेंगे। और अगर हम सही तरीके से खाना नहीं खाए तो वो हमारे शरीर में किसी भी काम का नहीं होगा, वो हमें पौष्टिकता प्रदान नहीं करेगी। हाँ, निगल कर नहीं खाना चाहिए, हम लोग बचपन में भी सुनते थे, निगल कर नहीं खाओ, चबा कर खाओ। ठीक है, मुंह बंद कर कर खाना, खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करना। हाँ, आजकल तो हर मतलब एक पूरी सिस्टम चेंज करिए, जितना बात होता है वो सब डाइनिंग टेबल पे ही होता है, तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कम बात कर सकती है लेकिन बहुत ज्यादा बात हमें खाते वक्त नहीं करना है। और एक बहुत जरूरी बात जो हमारी संस्कृति थी कि हम जब बड़ों के साथ खाने पे बैठते थे तो तब तक नहीं उठते थे जब बड़ों ने अपना खाना खा नहीं लिया हो। हम तो बच्चे तो बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं, जनरली बच्चे बड़ों से जल्दी खाते हैं, या कुछ बच्चे बहुत धीरे भी खाते हैं, लेकिन अगर बच्चे जल्दी खा ले रहे हैं और वो बड़ों के साथ बैठे हैं तो उठने के पहले उनकी इजाजत जरूर दें। बिना बड़ों की इजाजत के हम अपने खाने की मेज से नहीं उठेंगे। ये एक शिक्षा है जो हमें बच्चों को सिखानी पड़ेगी, सिखानी चाहिए। ये बहुत पुरानी, ये हमारी संस्कृति है, ये कोई नई बात नहीं है। तो हमने देखा कि पोषण हम जब हम भोजन में संतुलन लाएंगे, संतुलित आहार करेंगे और भोजन में एक सौंदर्य रहेगी और हम शाकाहारी भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इसी से हमें पौष्टिकता प्रदान होगी। तो ये हो गया पोषण। अब हम
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसको छोड़ो, इसको। हाँ, ये जो स्वास्थ्य आदतें हैं, मतलब कि हमें अपने पर्सनल क्लीनलीनेस को भी देखना होगा। बच्चों को सिखाना होगा कि वो अपने मतलब अपने आप को, अपनी उनकी व्यक्तिगत सफाई, उनके शरीर की देखभाल और उनके परिवेश को स्वच्छ कैसे रखें। तो जो बेसिक चीजें हैं वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे 2 बार हम ब्रश अवश्य करें, हाँ, दिन में 1 बार जरूर नहाएं और कम से कम 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम अपने आसपास को साफ रखें। हम जिस घर में रहते हैं उस घर को साफ रखें। हाँ, अगर क्लासरूम में है तो बच्चों में ये भावना भी उनमें पैदा करनी होगी कि क्लासरूम भी हमारा घर ही है, क्योंकि हम अपने सबसे अहम वक्त क्लास में बिताते हैं, तो क्लास को भी हमें साफ रखना होगा। और तो आसपास को साफ रखना, जिस घर में रहते हैं, बच्चों को ये सिखाना होगा कि वो अपने सामान को सही ढंग से अरेंज करके रखे। ये नहीं कि घर गए, यूनिफॉर्म कहीं फेंका, जूते कहीं फेंके, बैग कहीं फेंका, ये नहीं। तो ये भी शारीरिक विकास का एक अंग है। वीडियो audio is not clear. नहीं चलेगा, नहीं लग रहा चलेगा। फास्ट की रुक हो रहा है। Voice is breaking. Sound. Breaking. Try and wind up. Time up also. Okay. Go ahead. Go ahead. नहीं हो रहा है। It's not. It's the video is not getting played. Okay. Actually इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाह रही थी कि एक बच्चे ने देखा कि एक बूढ़े आदमी जो कि रैक पिकर था, वो एक कोने पे बैठा हुआ था। उसके पास कई सारे मतलब चित्रे पड़े हुए थे कागज के। तो बहुत बड़े लोग जो थे उसके सामने से जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये मतलब ध्यान नहीं दिया। एक बच्चा जो कि स्कूल से लौट रहा था अपनी मम्मी के साथ, उसने पहला कूड़ा उठाया और कूड़ेदान में फेंका। फिर और भी बच्चे आए जो कि उसी रास्ते से घर को लौट रहे थे, तो धीरे धीरे सारे बच्चों ने मिलकर उस जगह को बिल्कुल साफ कर दिया और उस भिखारी के रहने के लिए एक अच्छा सा जगह बनाया। तो अगर हम बच्चों को सिखाए कि हमें आसपास को साफ रखना चाहिए, तो बच्चे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये साफ सफाई रखना भी एक
फिजिकल फिटनेस का अंग है। ठीक है, अब हम दूसरे चरण पे जाते हैं। हाँ, शरीर को कैसे संवारना चाहिए, ठीक है, फिजिकल ग्रूमिंग। तो इसके सबसे पहला जो इसका पहलू है वो है आसन, पोस्चर। आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चे कहीं भी पढ़ने बैठ जाते हैं, ये बहुत कॉमन है। किसी भी स्थान वो चुन लेते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वहां पर्याप्त रोशनी हो या ना हो, वो सो के पढ़ते हैं, पेट के बल पढ़ते हैं, कहीं भी। तो हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि पढ़ाई के वक्त उनकी मुद्रा बिल्कुल सही रहे। सिट स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड। क्लास में भी जैसे अभी हम सब बैठे हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस, मतलब वर्कशॉप करें या ऑनलाइन क्लासेस में, तो ये बहुत कॉमन है। हाँ, बच्चे कहाँ हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये वैल्यूज जो है वो बच्चों को बताना पड़ेगा कि उनकी मुद्रा पढ़ाई के वक्त बिल्कुल सही रहे। हाँ, फिर बच्चे, खास करके लड़कियां जो हैं वो सजने संवरने में उनकी बहुत इच्छा रहती है, तो उन्हें सिखाना पड़ेगा कि ये उम्र नहीं है उनकी कॉस्मेटिक्स के प्रति आकर्षित होने की। से नो टू कॉस्मेटिक्स। फिर किस तरह की पोशाक हम पहनेंगे। हाँ, अगर हम मंदिर में जा रहे हैं या कोई भी इंडियन फेस्टिवल है तो हमें उस तरीके से पोशाक पहननी चाहिए। हमें अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार पोशाक पहननी चाहिए। ये नहीं, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग काफी उनका वजन रहता है और वो एक टाइट फिटिंग कपड़े पहन के बाहर आ गए हैं। बच्चे करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। तो ये सब, ये जो ड्रेस सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, ये हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सके हमारी मुद्राओं के द्वारा, क्योंकि मुद्रा तो बताती है ना कि हम कितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, हमारा ड्रेस कैसा है। हाँ, फिर हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, हम क्या बोले। हाँ, जब भी हम किसी से बात करें तो सफाई से बात करें, क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमें बच्चों को बताना पड़ेगा। हाँ, और हर चीज को ध्यान से सुने। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तभी हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, हमारी पर्सनालिटी ग्रो करेगी। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा इसके पहले। Sonali, you need to wind up. हाँ, यस मैम। और बस 2 चीज बच गया है। एक है स्वास्थ्य शिक्षा। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा में ज्यादा कुछ नहीं है। हमें कॉमन बीमारियों की पहचान होनी चाहिए। नाक से खून आने पे हम क्या कर सकते हैं, अगर फीवर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम हल्दी दूध पिला सकते हैं, बहुत सारे घरेलू उपचार कर सकते हैं। एंड ये लास्ट वाला है कि हम हर एक बच्चों का एक स्वास्थ्य चार्ट अगर चाहे तो बना सकते हैं। उसमें उनके ब्लड ग्रुप, वजन, हाइट और उनकी वैक्सीनेशन की ये बात कर सकते हैं। सॉरी अम्मा। तो ये सारा चीज जो था ये सब फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में था। तो मुझे आशा है कि आपने मेरा अगर कहीं कुछ भी गलती हुई होगी तो आप मुझे माफ कर देंगे। और मैंने कोशिश की है कि आपको जितना जल्दी हो सके और आपको उस कम समय में पूरी पहलू को समझा दूं, पूरे इस सत्र में मैं आपको समझा दूं। Shanti Amma, I'm sorry for extending. It's okay, you were perfectly fine. You did so well. For first time you're doing, you did so well. I'm very, very happy. I tried my best, and moreover, it was in Hindi, so I was struggling with Hindi. CVP ऐसी होती है ना, उसमें हम लोग जाते हैं तो डूब जाते हैं बहुत सारी चीजें। आधा दिन के लिए फिजिकल डेवलपमेंट में बात कर सकते हैं इसलिए, लेकिन हम लोग को इनको छोड़ना है अभी काम करने के लिए। हम लोग लास्ट में टिप्स देंगे कैसे फिजिकल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्कूल में, वो वाला टिप्स देंगे। वो ज्यादा जरूरी है कि वो समझ गए अभी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, शारीरिक अवस्था बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसको हम कैसे ले जाएंगे वो वाली काम बच्चों का साथ और टीचर्स का भी जरूरत है। अभी ओनली बच्चों के लिए चाहिए कि हमको भी चाहिए हेल्थ और फिजिकल फिटनेस, है ना, एकदम आपको भी चाहिए। इसीलिए
we have to see first, we have to demonstrate us. हम अपना खुद फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, सोनाली मैम जैसे डायनामिक रहेंगे, तभी आप सिखा सकते हैं. Fantastic job. Let us give a break now, Meena. Can we get Yes, Amma. 10 minutes का ब्रेक ले लीजिए. उससे पहले सोनाली जी के लिए जोर से ऐसे ताली बजा दीजिए. बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने. very Thank you, सोनाली जी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. With your blessings I could do.